Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो एज यू नो आपका सी ए पी एफ आ रहा है भाई, सी डी एस हो चुका है, एन डी हो चुका है, अभी नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो सी ए पी एफ आएगा, ठीक है। एंड लगभग 90 डेज बचे हैं, बिकॉज यू नो 90 डेज भी नहीं है वैसे, या फिर 90 मान भी लो, क्योंकि 19 जुलाई को अगर रिवीजन की बात करें तो उसके हिसाब से तो आपके पास 90 दिन बचे ही नहीं है, और रिवीजन अगर अपन उसमें इंक्लूड रखें तो आपके पास 90 डेज है। नाउ दीज 90 डेज विल डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है भाई, सी ए पी एफ से जो भी ऑफिसर्स बनते हैं अगेन गेजिटेड होते हैं, राइट। एंड रिसेंट में आपको पता है सी डी एस हुआ था, एंड सी डी एस में आपको भी बताया अपने ने क्या था, हल्का मचाया था। लगभग मैंने आपको 85 से 90 डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखाए थे जीके के अंदर आउट ऑफ 120, जो डायरेक्टली अपने बैच प्लस वाई टी क्लासेस से आए थे। एंड वन और मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने कुछ एनालिसिस भी की थी आपके लिए कि अभी सी डी एस क्या पूछ रहा है, क्या और पूछ सकता है आपसे। वैसे देखो यार, सी ए पी एफ में मैं ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या फॉलो करना है, इवन फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा, ए टू जेड चीज़ बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी बट लेट मी टेल यू, एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई जो सी ए पी एफ पेपर वन है उसमें हाई स्कोर कैसे करना है। बिकॉज सभी को पता है भाई, पेपर वन में हाई स्कोर नहीं किया तो आप मेरिट आउट हो जाओगे या फिर पेपर ही नहीं निकलेगा। अगर पहला पेपर भी नहीं निकलता है तो आपको पता है सेकेंड पेपर फिर चेक ही नहीं होता है, क्योंकि सेकंड तो डिस्क्रिप्टिव और पहला क्या आपके आपकी ओएमआर वाला है। तो पूरा फोकस करना, हर चीज़ की बात करूंगा कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या है जो सी डी एस से इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, रिवीजन प्लान, पी वाई क्यू एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बार ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं सी डी एस में जो मतलब काफ़ी टाइम के बाद में वापस देखने को मिली है, तो मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो, ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो, पेपर कन्फर्म निकाल लोगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो आप लोग कि आपको एक्चुअली करना क्या, व्हाट यू नीड टू डू। सी ए पी एफ का पैटर्न तो आई होप सभी को पता होगा, इतना तो भाई सभी को पता होगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। नहीं पता है तो बता देता हूँ, इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन होता है और एक होता है आपका पेपर टू, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। एस एस बी जैसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू होता है, जैसे सी ए सी वगैरह में होता है, ठीक है, एक इंटरव्यू होता है। नाउ ये जो पेपर वन है, ये पेपर वन ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप मतलब मेरिट लिस्ट में आओगे नहीं आओगे, कहीं ना कहीं यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। पेपर टू में डिसेंट स्कोर कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, और पर्सनल इंटरव्यू में भी अपने को ट्राई करना चाहिए हाई स्कोर करने की। बिकॉज यू नो सी ए पी एफ ऐसा है भाई, सी ए पी एफ पहली बात तो इसके अंदर जितने भी आपके बी एस एफ वगैरह सब आते हैं वो सारे के सारे होम मिनिस्ट्री के अंडर है। अब होम मिनिस्ट्री के अंडर है तो उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, कास्ट बेसिस पे कोटा देखने को मिलेगा, मतलब रिजर्वेशन है यहाँ पे। सी डी एस जैसा सीन नहीं है कि सबका कट ऑफ सेम जाएगा, तो अलग अलग जाता है। तो कोई अगर जनरल कैटेगरी से है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कट ऑफ काफ़ी आ जाएगी, कोई ओबीसी कैटेगरी है तो उसकी भी कट ऑफ काफ़ी आ जाएगी, है ना। तो वो भी डिपेंड करता है, और पोस्ट आपको पता है बहुत काफ़ी कम होती है। बट अगेन यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए तो मैं बोलता हूँ कि बेस्ट प्लान है ये, अगर आप ये कर लेते हो। एंड इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं है भाई। अगर आप सी डी एस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सी ए पी भी निकाल सकते हो। आजकल तो सी डी एस का कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछने लगा है, ठीक है। नाउ सी ए पी एफ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरा टारगेट स्कोर, कि मेरे को टारगेट कितना करना है, कितना स्कोर लेके आना है, कि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। देखिए पेपर वन के लिए अभी से दिमाग में बिठा लो कि जो पेपर वन है भाई, ठीक है ना, जो पेपर वन है 125 क्वेश्चन आएंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। देखो कट ऑफ तो जनरल की लगभग 110 इतने ही जाती है लगभग, बट अभी कट ऑफ की तरफ मत देखो, कट ऑफ निकाल भी लिया तो फाइनल मेरिट में बाहर हो जाओगे। अभी आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए कि मैं 130 से 135 प्लस तो करके करके आऊँ मार्क्स, इतने मार्क्स तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, इतना तो करना ही करना पड़ेगा, वरना इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा ये कैसे करना है, कैसे आप 3 महीने के अंदर कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। पेपर टू है भाई, पेपर टू आपको सभी को बताया डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अभी से मेरे को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें भी जो इंग्लिश पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश ग्रामर आती है वो इसके अंदर आती है आपकी, हालांकि थोड़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हैं, बट यहीं से आती है। तो इंग्लिश में भी हाई स्कोर करोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड पर्सनल इंटरव्यू तो भाई इट्स ऑल अबाउट यू, है ना, आपके बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो वो तो आगे की चीज़ है, अभी टारगेट होना चाहिए ये दो, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अगर ये नहीं निकला तो ये तो चेक ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है दूसरा पेपर आप कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले टारगेट सेट करो और अपनी टेबल के सामने चिपका लो कि जब तक मैं ये नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरी मैक्सिमम ड्यूटी इसी टेबल पे गुजरेगी, ठीक है ना। ये टारगेट आपको पहुंचना है विद इन 2 मिनट्स,
2 मंथ्स, नॉट 2 मिनट्स, 2 महीने के अंदर अंदर आपको पहुंचना है। अब स्ट्रेटेजी टू स्कोर हाई, इसकी बात करते हैं। नाउ सी, जो नए बच्चे होते हैं भाई, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हर एक चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं, हर एक चीज़ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट स्ट्रेटेजी। आपको अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। यू नीड टू बी स्मार्ट, तभी आप आगे हाई स्कोर कर पाओगे, तभी आप मतलब मेरिट इन हो पाओगे, ठीक है ना। अगर अंधाधुंध फायरिंग करोगे, पढ़ाई करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका क्लियर ही नहीं होगा पेपर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा रफ अप्रोच देता हूँ। अगर मैं CAPF की बात करूँ तो इसमें साइंस के क्वेश्चंस कितने आते हैं? 30 आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी की बात करूँ तो कितने आते हैं आपके? 15 से लेके 22 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी की बात करूँ तो कितने क्वेश्चन आते हैं? अगेन आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ये वेरी करता रहता है नंबर, कभी कभी कम भी हो जाते हैं पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स में भी आपके 15 के अराउंड क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 12 से 15, है ना, 15 से 17 लिख लो चाहे। अब ये इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है सिर्फ जो किताब वाली इकोनॉमिक्स है उसकी बात हो रही है, स्कीम वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इवन रिपोर्ट्स वगैरह, सर्वे वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके अलावा देखो हिस्ट्री की वेटेज काफ़ी है, इसकी आपके मान के चलो 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं अगेन। एंड एट द एंड करंट अफेयर्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, है ना। मान के चलो आपके 15 प्लस तो आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी सब्जेक्ट्स आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मैथ्स। रीजनिंग देखो यार, काफ़ी कम पूछ रहा है आपकी CAPF, रीजनिंग पे फोकस नहीं कर रहा है। हालांकि रीजनिंग भी पार्ट है, बट मैथ्स से ज़्यादा पूछ रहा है। मैथ्स से आपके हमेशा 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन फिक्स आपके मैथ से आएंगे, एंड इसी को बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं और यहीं पे डूब जाते हैं भाई। 15 क्वेश्चन बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको मैं बताऊंगा कैसे कवर करना आपको। तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा कितना वेटेज रख रहा है। अब वेटेज की बात तो हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं, वेटेज के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री का मान के चलो आप, साइंस के बाद में दूसरा हाईएस्ट वेटेज इसका दिख रहा है लगभग, तो बच्चे ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं पे आप आउट हो। अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी है तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हो, बट आपने पहले नहीं पढ़ी है, अब 3 महीने में इसको अभी हाथ लगाओगे तो ये दिक्कत करेगा, काफ़ी दिक्कत करेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप डेली कवर कर सकते हो, बट प्रायोरिटी नहीं दे सकते इसको आप, ठीक है ना जी। इसको आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अभी मैं प्रायोरिटी की बात करूंगा, ठीक है। चलो अभी अपन प्रायोरिटी की बात करते हैं। जीके प्लानिंग के कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है। पहले ना चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। देखो जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं रियलिटी के साथ बात करूंगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स आने ही 30 क्वेश्चन। 5 आप कंप्यूटर के भी मान लो इसमें, वो तो आने आने हैं, फिक्स हो गया वो, ठीक है ना, वो पार्ट बन गया आपके। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने, तो 35 क्वेश्चन मान के चलो। इसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 35 में से मैं 27 प्लस करके आऊँ, इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अब कोई बोलेगा मैं तो 30 में से 30 करके आऊँगा साइंस, भाई नहीं होगा ठीक है ना। आप PY के पेपर उठा के देखना, पिछली बार भी आपके फिजिक्स में ना, फिजिक्स में थोड़ा घुमाता है ये, फिजिक्स में थोड़ा घुमाता है। कुछ आपके 12th के 11th के टॉपिक्स पूछ लेता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, वो काफ़ी कम बच्चे कर पाते हैं, अजीब से ही पूछता है, तो वो क्वेश्चन तो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, और इसके लिए आपको दो ही चीज़ करनी है, मैं दोनों चीज़ बताऊंगा। एक तो आपके 9th प्लस 10th की NCERT, ठीक है, छोटी छोटी किताबें प्लस मेरी वन शॉट, ये तो करना ही करना है। वन शॉट से ही वैसे काम बन जाएगा, ठीक है ना, वन शॉट से ही मैक्सिमम काम बन जाएगा, क्योंकि मेरा इतना इन डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, दूसरी जो प्रायोरिटी देनी है, वो प्रायोरिटी दो आप किसको? ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी को दो, ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी की अगेन वेटेज बहुत है, एंड 2 बुक से पूछा जा रहा है, फिजिकल प्लस इंडियन जो 11th की NCERT है, प्लस एक और कर सकते हो आप ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे बाहर तो पूछ ही नहीं रहा आपसे। तीसरी जो आपको प्रायोरिटी देनी है, वो देनी है भाई किसको? पॉलिटी को। बिकॉज पॉलिटी ना कहीं मैं समझता हूँ कि ईजी है, तो आप कवर कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो पॉलिटी के लिए तो सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करना है। मैं बोलूँगा ये भी मत करो यार, मैं एक वन शॉट बताऊंगा, वो कर लो, मोर देन इनफ है, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। इवन इस बार भी आपके CDS में क्वेश्चन आए थे, कुछ 1-2 अतरंगी को छोड़ के सारे उसी से आए थे, ठीक है ना, तो सारे कवर हो जाएंगे इसके। फिर देखो चौथी प्रायोरिटी दो आप किसको? इकोनॉमिक्स को नहीं, करंट अफेयर्स को। क्योंकि करंट अफेयर्स का सोर्स देखो यार बहुत सिंपल है, बस वही चीज़ें करनी है। इस बार मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे CDS के अंदर, जितने टोटल करंट अफेयर्स थे उसमें से 19 मेरे पढ़ाए हुए से आए थे। मैंने प्रूफ भी दिखाए, इवन इसमें भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो 19 कहाँ से है। तो वही सोर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करना है, कोई न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके,
इसके बाद में आप चाहो तो बाकी प्रायोरिटीज रख सकते हो, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स रह गए आपके। इसके बाद में इकोनॉमिक्स रख सकते हो। इकोनॉमिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें सीएपीएफ में, ठीक है ना। सीडीएस से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा आपके अच्छा इकोनॉमिक्स आता है, मतलब ठीक आता है, आप स्कोर कर सकते हो। एट द एंड आप क्या रख सकते हो, हिस्ट्री वगैरह रख सकते हो या फिर मिसलेनियस रख सकते हो। इसके बीच में ही आपको देखो इकोनॉमिक्स में एक और चीज़ कवर करनी है, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्लाइमेट, ये दो फैक्टर। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको कवर करना है। ना सिलेबस कवर करने से नहीं होगा, आपको साथ में रिवीजन प्लान भी बनाना पड़ेगा, साथ साथ में रिवीजन प्लान भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपने साइंस को ख़त्म कर दिया एक वीक के अंदर, सपोज करो, ठीक है, साइंस प्लस कंप्यूटर एक वीक के अंदर ख़त्म कर दिया, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीक का जो संडे आएगा उस दिन आप क्या करोगे, पूरा रिवाइज करोगे। फिर उससे अगला संडे आएगा, उस दिन आप वापस इसको ट्राई करोगे रिवाइज करके। फिर थोड़ा और टाइम बढ़ा दो, उसके अंदर आप रिवाइज करना। तो ऐसे आपको रिवीजन प्लान भी बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, अदरवाइज तो आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। यूपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, सिलेबस कवर करना नहीं है, रिवाइज करना है। आप सिलेबस कितना ही कवर कर लो, अगर आप रिवाइज नहीं करे हो ना, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडी हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सीएससी हो, आप पेपर निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि फैक्ट्स रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। एंड सीडीएस सीएपीएफ थोड़े एग्जाम्स ऐसे हैं, सीएससी से अलग कैसे हैं थोड़े से, ये फैक्ट्स ज़्यादा पूछते हैं। एंड फैक्ट्स तो तभी याद होंगे ना जब आपको आएगा। जैसे इस बार मैं सीडीएस का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सीडीएस में क्वेश्चन आया था भाई, आपको कुछ प्रेसिडेंट की लिस्ट दी थी, बोला है कि इनमें से कितने प्रेसिडेंट है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अब ये अगेन रटने वाली चीज़ है ना, ऐसे पहले भी पूछी गई है सीडीएस में। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको रटने ही पड़ेंगे, इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी लाइन होनी चाहिए, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है पहले हिस्ट्री उठा के बैठ गए, हिस्ट्री उठा के बैठ गए तो वहीं खत्म हुआ, ठीक है ना, टाटा बाय बाय। साथ में देखो आपको थोड़ी थोड़ी पेपर 2 की भी प्रैक्टिस करनी है, बट पेपर 2 की इतनी भी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि पेपर 1 तो हो ही नहीं रहा है, पेपर 2 हो रहा है, ऐसा सीन नहीं करना है। इसके लिए मॉर्निंग में ना डेली राइटिंग करो, मॉर्निंग में डेली राइटिंग करो। आप इसमें यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। कोई चैनल्स देख सकते हो जहाँ पे आपकी पेपर 2 की मतलब राइटिंग स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही है, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो व्हाट आई थिंक कि पेपर 2 के लिए आप यार एआई वगैरह भी यूज़ कर सकते हो इवेल्युएशन के लिए, वो आपको बहुत अच्छा सिखा देगा, ठीक है ना। क्योंकि इवेलुएट करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही होती है, कैसे फ्रेमिंग करनी है, कैसे फ्रेमिंग नहीं करनी है। और आजकल उनके पास तो सारा मटेरियल रहता है एआई के पास में, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट ये राइटिंग डेली एक हैबिट रखो आप मॉर्निंग में, कभी ऐसे लिख लिया, कभी कुछ लिख लिया, जो जो आपके एग्जाम के अंदर आता है उसके हिसाब से, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ देखिए मेरे प्रेडिक्शंस क्या है, सीडीएस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीडीएस के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताता हूँ मैं। देखो ईजियर पार्ट की बात करूँ, केमिस्ट्री व्हाट आई थिंक ठीक ठीक आएगा, बट केमिस्ट्री मान के चलना स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, जैसे पिछली बार आए थे स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी इजी आएगा, ईजियर साइड पे आएगा। ओके, वे भी इजियर साइड पे आएगा, बट अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार ज़्यादा। और तीसरा मैं अगर इजी पार्ट बताऊं आपको, तो इंडियन जियो बोल सकते हो, इंडियन जियो आपकी इजी आएगा, इंडियन जियो आपके इजी आएगा। एंड फोर्थ पार्ट करंट अफेयर्स, ये पार्ट मेरे को लगते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़े इजी आएंगे, आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं टफर पार्ट की बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी ना इस बार आपकी मेरे को लग रहा है कि टफ आएगा। रीज़न बताऊं क्या है, क्योंकि देखो इस बार सीडीएस ने भी फिजिकल ज्योग्राफी पूछा है ना, तो स्टेटमेंट कुछ कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं, बट कुछ ऐसे उठाए हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, जैसे ऑर्थोपैरा हो गया आपके, है ना, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन वगैरह हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो ये अलग स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से उठा के आपके पूछा गया था। तो फिजिकल जियो जियो मान के चलना है कि कुछ क्वेश्चन तो टफ आएंगे, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा देखो दूसरा अगर मैं पार्ट की बात करूँ, पॉलिटी देखो टफ कैसे आ रहा है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है। स्टेटमेंट वाले बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इवन इस बार भी आपके पूछ लिए थे आर्टिकल्स स्पेशल स्टेटस वाला, है ना। इवन आपके वो वाइस प्रेसिडेंट वाला पूछा था, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स वाला पूछा था। तो ये सारी रटने वाली चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें। इसके अलावा देखो टफर साइड में आपकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपके थोड़ा टफर साइड में रह सकता है ना। एक्सपेक्टेशन तो है मेरे को कि इसमें बजट कंफर्म पूछेगा, ठीक है ना। तो बजट आ गया तो बहुत मज़े बन गए। एक तो बजट, एक आपके जो फाइनेंस कमीशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आने के इसमें बहुत हाई चांसेस है।
एक आपके जो न्यू बेस ईयर्स आए हैं उनसे बहुत हाई चांसेस है। तो ये टफर साइड इसलिए आ सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनसे क्वेश्चंस बनाएगा तो मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड ही बनाएगा। अदरवाइज इको आप ईजियर साइड भी रख सकते हो क्योंकि ये सब चीज़ें की जा सकती है, ठीक है ना। हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में देखिए आपका जो मॉडर्न है, मॉडर्न वो टफर साइड आएगा। अगर आप हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई मॉडर्न एंड एंशियंट करो। एंशियंट ईजी आएगा। एंशियंट में मोस्टली आपके पीवाई के आने के हाई चांस है, अगर मैं सीडीएस के पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना कि भाई टफर साइड कौन सा आ सकता है और ईजियर कौन सा आ सकता है, पहले ईजियर वाले को कवर करो, ठीक है ना। इवन फिजिक्स भी आपका टफ आएगा। फिजिक्स कैसे टफ आएगा? फिजिक्स में देखो 2-3 क्वेश्चन मान के चलना है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे जिनमें आपको हवा ही नहीं लगेगी। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है। हालांकि बाकी के क्वेश्चन होंगे वो इजीली स्कोर कर सकते हो और वही आपको टारगेट करनी है ना। हमेशा ध्यान रखना एक क्वेश्चन के लिए पूरी नींद नहीं उड़ानी है, ठीक है ना। जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके लिए नींद उड़ानी है, जिनको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, जिन पे काबू कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो देखो। मैं आपको इवन फ्री सोर्सेज बता रहा हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है CDS NDA 1 2026 GS रिवीजन पैकेज, ठीक है। इसमें देखिए जैसे देखो कंप्लीट फिजिक्स मैंने करवा रखा है, ठीक है। 61,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 महीने पहले किया था। आपकी कंप्लीट डिफेंस करवा रखा है, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी करवा रखा है, इंडियन जियो करवा रखा है। मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैंने क्या क्या करवा रखा है। फिजिक्स करवा रखा है। अब ये क्लासेस बड़ी है बट इसमें एक बार आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, इनको 3-4 बार गो थ्रू कर लो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर भी मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स करनी है, बायोलॉजी मैंने प्रोवाइड कर रखी है इसी प्लेलिस्ट में। आपकी केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रखी है मैंने इसी प्लेलिस्ट में। आपकी फिजिकल जियो प्रोवाइड कर रखी है मैंने। आपकी मैंने इंडियन प्लस ह्यूमन जियो प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आपकी मैंने डिफेंस प्रोवाइड कर रखा है। अब ये डिफेंस भी ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है ये डिफेंस वाली ये क्लास करके जाना, ठीक है ना। ओके। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जितनी भी डिफेंस की डेवलपमेंट्स है वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो मैंने पॉलिटी भी करवा रखा है। इवन आपका जो इकोनॉमिक्स है, ये जो बेस ईयर वगैरह चेंज हुए हैं, आपकी इकोनॉमिक सर्वे आई थी, आपका बजट आया था, आपकी ये जो फाइनेंस कमीशन आया था, न्यू लेबर लॉज आई थी, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर रखी है। इसके अलावा मैंने मंथली आपके करंट अफेयर्स भी कवर कर रखे हैं। अब ये कितने रिलेवेंट है, इनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। अब ना ये मटेरियल से देखो आपके बहुत क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के अंदर इस बार। CDS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इवन बैच एंड YT क्लासेस YT में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इवन मैंने प्रूफ के साथ दिखाए कितने सारे क्वेश्चंस आए। अब ये एलिमेंट वाली जैसी चीज़ है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने यूट्यूब पे भी कवर करवाया था। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से, बट आपको ध्यान से अच्छे से बार बार इसको रिवाइज करना है। दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है ना। इसके अलावा आप NCERT पढ़ सकते हो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन मैंने इसमें 6-7 साल के आपके PYQ CDS NDA CAPF के कर रखे हैं जो कि एक दूसरे में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज के लिए तो देखो आपको ये करना है, GK के लिए ये रिवीजन पैकेज आपको देख लेना है यूट्यूब के ऊपर, ओके। फिर देखिए अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, करंट अफेयर्स के देखिए 2 है। एक तो 9 करंट अफेयर्स है, ये 2025 दिसंबर आपके 2025 के। एक 2026 से नाम से हो रहा है, वो मैंने थंबनेल मिस कर दिया। एक 2026 नाम से हो रहा है, ठीक है ना। वो 2026 वाला भी करना है। देखो करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करना है आपको करना है अगस्त से लेके अभी जो आपका जून है यहाँ तक करना है, ठीक है ना। या फिर जुलाई मान लो यार, जुलाई से लेके अगस्त तक आपको जून तक आपको क्या करना है, कवर करना है 2025 के जुलाई से लेके 2026 के जून तक। एंड करंट अफेयर्स देखो कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने जो करंट अफेयर्स करवाए उसमें से 19 क्वेश्चन आए थे यूट्यूब पे जो करवाए थे, जैसे PM स्वनिधि। ये आप देखना चाहो तो चाहे यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन है उसमें देख लेना, सारे मैंने प्रूफ प्रोवाइड किए हैं। या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप चेक कर सकते हो, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है ना, वहाँ पे प्रोवाइड किए। इवन मैंने सारे जो 85+ जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी मैंने प्रूफ प्रोवाइड किया, वीडियो देख सकते हो। अब सिलेबस तो सेम है ना भाई CDS CAPF का, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट है। तो फोकस करो उन चीज़ों पे, वही चीज़ें वहाँ आएगी, ठीक है ना, ओके। तो ये सारे मैंने प्रूफ भी प्रोवाइड किए। ये इसलिए प्रोवाइड किए कि ताकि आपको पता चले कि ये सोर्सेज रिलेवेंट कितने हैं। तो आपका करंट अफेयर्स देखो प्रिपेयर हो जाएगा, आपका पूरा GK प्रिपेयर हो जाएगा। फिर रहता है मैथ्स। इसको काफ़ी बच्चे इग्नोर करते हैं यार, इसको इग्नोर मत करो। ये वो गर्लफ्रेंड है जिसको इग्नोर किया ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ फिर ठीक है ना, ओके। तो इससे देखो यार 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड मोस्टली देखो आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, या तो अर्थमेटिक से पूछ रहे हैं, या फिर नंबर सिस्टम से पूछ रहे हैं, या फिर 2D 3D मेंसुरेशन वगैरह इनसे पूछा जा रहा है। ये एलजेब्रा वगैरह ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है।
तो इन टॉपिक्स पे फोकस करो। मैंने ये भी आपके प्लेलिस्ट में पूरा अर्थमेटिक कवर कर रखा है, नंबर सिस्टम की एक पूरी वन शॉट करवा रखी है, सीडीएस की 2D 3D भी करवा रखा है, उनको देख लो अच्छे से, उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर सिर्फ सीएपीएफ के पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है ना, सीएपीएफ के पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको सीएपीएफ के 10 साल के जो मैथ्स के क्वेश्चन है, प्लीज़ ये जरूर करके जाना, ये जरूर करके जाना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इग्नोर मत करो यार, 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है एंड यही गेम चेंजर बनता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो मॉक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब मॉक्स देखो मैंने सीडीएस सीएपीएफ स्पेसिफिक तो नहीं दिया है, बट यू नो कि सीडीएस एंड सीएपीएफ के जो क्वेश्चंस रहते हैं ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो मैंने सीडीएस के लिए दिए थे। तो आप चाहो तो ये फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, वहाँ से ये फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाना, यहाँ पे ये मिलेगा आपको, इससे आप मॉक भी दे सकते हो। आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके ऑफलाइन दे सकते हो, इसमें ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन दे सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मॉक देना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ पीवाई की इंपॉर्टेंस, दिस इज द सेकंड फैक्टर जो मेरे को इस बार आपके एफकेड के अंदर देखने, सीडीएस के अंदर देखने को मिला, ठीक है ना। सीडीएस में इस बार मैंने देखा मैक्सिमम, ये पिछले 4-5 साल में ऐसा ही मैंने सीडीएस देखा है, पिछले 4 नहीं 3-4 साल में, जिसमें आपके मैक्सिमम पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। मैक्सिमम पुराने सोर्सेज के क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जैसे सीएपीएफ का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इवन जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था वो भी सीएपीएफ का क्वेश्चन था, है ना। तो पीवाईक्यू मैक्सिमम आपके रिपीट किए गए हैं। इवन जैसे कि आपके न्यूक्लियोइड वाला हो गया, वो भी पीवाईक्यू है, मैंने आपको दिखाए थे कितने सारे पीवाईक्यू आपके रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ यार पीवाईक्यू जो मैं सीरीज़ करवाई है आपको इन सभी क्लासेस के अंदर, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके अलावा आपके पास 5 साल का और एक्स्ट्रा क्या कर लो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, बोथ सीडीएस एंड सीएपीएफ। पीवाईक्यू प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। तो इससे भी आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो सीएपीएफ के लिए। अब देखो मैं फाइनल स्ट्रेटेजी की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। फाइनल स्ट्रेटेजी आपके पास देखो 90 डेज है, ओके। इसको क्या करो आप 3 सेक्शन में डिवाइड करो। पहले को 30 डेज, दूसरा फिर 30 डेज, तीसरा फिर आपके क्या 30 डेज, इनको 3 सेक्शन में ऐसे डिवाइड करो। अब 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया भाई, ठीक है। अब पहले 30 दिन में आपको वो चैप्टर, वो एनसीईआरटी और आपको वो वन शॉट करनी है जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है। जैसे कि साइंस हो गया, इसमें आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको विथ इन 1 वीक कंप्लीट करना है, विथ इन 1 वीक, ये आपका टारगेट है, ठीक है ना। और एक बार रिवाइज भी हो जाना चाहिए विथ इन 1 वीक। 2 ही किताबें फॉलो करनी है, 9th 10th एनसीईआरटी और मेरी वन शॉट, 3 वन शॉट है। फिर अगले हफ्ते आपको क्या करना है, अगले हफ्ते करना है फिजिकल जियो। फिजिकल जियो लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है 11th की फिजिकल एनसीईआरटी, ठीक है। एक पूरा हफ्ता दिया है। फिर जो संडे आएगा उस दिन आप क्या करोगे, वन शॉट पूरी देखोगे और क्वेश्चंस उसमें खुद के साथ साथ सोल्व करते जाओगे, ठीक है। तीसरी जो चीज़ करनी है इसके अंदर, वो करनी है आपको क्या भाई, पॉलिटी। पॉलिटी भी आपको एक हफ्ते के अंदर करना है। पॉलिटी में देखो अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो मैं बोलूँगा सिर्फ वन शॉट कर लो, मोर देन इनफ है। उसके अलावा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी उस वन शॉट में ही आपको, ठीक है ना। वो बनाई इस तरीके से गई है। अब ये तीनों देखो 3 हफ्ते लग गए, इसके बाद में बाकी का जो हफ्ता है ना वो रिवीजन प्लान में जाएगा, रिवीजन प्लान। अच्छा डेली इसके साथ में आपको सेकेंड पेपर का एक एक डेली आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ऐसे प्रैक्टिस कर लिया, जो भी चीज़ें आती है, रिपोर्ट आ गई, जो भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना है, ये भी डेली टारगेट्स होने चाहिए। तो रिवीजन साइकिल चलानी है, लास्ट के आपके जो 7 दिन बचेंगे उसमें रिवीजन साइकिल। फिर अगले 30 दिन आएंगे, अगले 30 दिन में क्या करो आपको सबसे पहले करनी है इंडियन जियो, ठीक है। अगेन एक हफ्ता, 1 वीक, लास्ट डे को वन शॉट, ठीक है, रिवीजन। फिर देखो दूसरा आपको क्या करना है, इंडियन जियो के बाद में कंप्यूटर मैंने वन शॉट करवा रखी है, वो भी कंप्लीट करनी है। ये भी मैंने यूट्यूब पे करवा रखी है। इसको 2 ही दिन में करना है, 2 डेज ओनली, 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं इसमें। तीसरे दिन रिवीजन। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट करना है वो करना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कर लेना है। देखो 2 जो मंथ के करंट अफेयर्स है वो इसी में करने हैं आपको, बाकी अगले जो 3 से 4 मंथ है, 3 से 4 मंथ वो इसमें करने हैं आपको, ठीक है ना। इसके अलावा जो डिफेंस वाली क्लास है वो भी आपको इसी हफ्ते में कवर करनी है। एंड फाइनली इन सब का क्या करना है, अगेन रिवीजन करना है। एक ह्यूमन ज्योग्राफी और लिख लेना, वो भी इसी में करना है। फिर लास्ट के 30 डेज बचते हैं, उसमें आपका क्या चलेगा, रिवीजन प्लस हिस्ट्री, ठीक है, प्लस इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स भी देखो आपको इसी में इंक्लूड करना है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट पे नहीं छोड़ सकते ये। इकोनॉमिक्स भी इसी में करना है आपको। इकोनॉमिक्स में स्पेशली आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जो मैंने वन शॉट में कवर करवाए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री करो इसमें, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन करो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी में करना है आपको। तब तक हो सकता है मेरी न्यू क्लास भी आ जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, आपके क्लाइमेट कन्वेंशन वगैरह वो आपको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें कवर करना स्टार्ट करनी है, और बाकी के जो मंथ्स के आपके करंट अफेयर्स बच के वो करने हैं। बाकी लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे, ये 15 दिन में आपको ट्राई करना है कंप्लीट कर लो। 15 दिन में सिर्फ रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, एंड थोड़ा थोड़ा हर आपको ये जो 30 डेज का प्लान है ना, इसमें मैथ्स भी कवर करना है थोड़ा थोड़ा, एक साथ पूरा बर्डन नहीं देना है, तो थोड़ा थोड़ा। तो एक प्रॉपर स्लॉट बनाओ कि मेरे को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। मॉर्निंग में मेरे को ये करना है, इवनिंग में ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे प्रॉपर बनाओ। ट्राई करो शॉर्ट नोट्स आपके अपने प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यार प्रिपेयर कर जाओ, डेफिनेटली आप CAPF पेपर 1 बहुत अच्छे स्कोर से निकाल लोगे। इस बार ऐसे भी बच्चे मैंने दिखाए थे आपके, जो मतलब पढ़ के आपके बैच वगैरह से पढ़ के इवन 200+ स्कोर किया भाई, CDS IMA वगैरह के लिए, ठीक है ना। मैंने इतना हाई स्कोर आप पहली बार ही देखा है। किसी ने 180+ भी स्कोर किया है। OTA के अंदर बच्चों ने स्कोर किया 140+ तक, समझ रहे हो। 140 बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ये गर्ल्स की नहीं कर रहा हूँ। बॉयज़ ने स्कोर किए इतने, क्योंकि इस बार आंसर की रिलीज़ हो गई तो सभी को पता है अपने अपने स्कोर। तो यार ये सब वही सब पढ़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंटेंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा एक कंप्लीट रेस्पेक्ट के साथ में, ठीक है ना। बाकी देखो आपके बैच के एडमिशन ओपन है, CDS के ओपन है, और CDS मैथ्स का भी ओपन है, और इवन ND का भी ओपन है। आप या तो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे जाओ, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन करके आप पिन मैसेज से सारी डिटेल्स निकाल सकते हो। अदरवाइज जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहाँ से भी इनको परचेज कर सकते हो, या फिर जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेब पे जाओ, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेबसाइट पे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। जो लोग CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये CAPF के लिए भी इनफ है। ये CAPF के लिए भी ये बैचेज मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ फॉर पेपर 1, ओनली पेपर 1, पेपर 2 नहीं है इसमें, ठीक है ना, ओनली पेपर 1। इससे बेस्ट आपको पेपर 1 के लिए कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर पढ़ने की इच्छा है ना तो इस बैच में आ जाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा। बट अगर जो बच्चे अभी वाला CAPF दे रहे हैं ना, उनको मैं ये नहीं आपके कहूँगा कि भाई ये वाले बैचेस लो, क्योंकि इनमें देखो अभी सिलेबस कवर होगा, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो जो बच्चे मतलब अभी वाला CAPF देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं 3 महीने में और कुछ क्लासेस वगैरह करके जाऊँ, तो वो ओल्ड वाला बैच ले सकते हैं, दैट इज़ 8 परसूट्स, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस कवर है, ठीक है ना। ओके, एंड ये तो अभी 30 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो आप नेक्स्ट अगर CAPF प्रिपेयर कर रहे हो अगला वाला, तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज ओल्ड वाला लो, ठीक है ना, अगर आपको अभी प्रिपेयर करना है अगले 3 महीने। तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसका एडमिशन अब बंद होने वाला है। अब आप वापस आपका कब खुलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब खुलेगा CDS का। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताए हैं, जो सोर्सेज आपको बताए हैं, वही फॉलो करो यार। CAPF निकाल लोगे। CAPF इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन के पीछे आपको नींद नहीं उड़ानी है, और फिजिकल ज्योग्राफी को लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन में आपको कहीं ना कहीं फंसा लेता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। पॉलिटी में थोड़ा रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आ रही है, ठीक है ना। ओके, एंड एट द एंड आप यहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं सारे टारगेट्स वगैरह आपके स्टार्ट करूँगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली CAPF के भी स्टार्ट कर दूंगा अभी। तो वो चीज़ें भी आपको फॉलो करनी है। FKT के भी आपकी इसी वीक क्या हो जाएंगे, टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर यार CDS में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो एटलीस्ट अभी CAPF में तो अच्छा परफॉर्म करना। अभी तो आपकी नींद खुल गई होगी, खुद से ऑनेस्ट रहना एंड हाई स्कोर करो यार, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। मैंने आपको एक वॉइस मैसेज भेजा था, अगर आप अपना कभी भी गोल भूल रहे हो तो वो वॉइस मैसेज सुन लेना, आपको वापस याद आ जाएगा कि आप क्या चीज़ करने के लिए बने हो, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।